जब नदी किनारा छोड़ देती है, जब नदी किनारा छोड़ देती है, तब राह की चट्टानें तक तोड़ सकती है, तब राह की चट्टानें तक तोड़ सकती है। बात छोटी सी भी दिल में चुभ जाए अगर, बात छोटी सी भी दिल में चुभ जाए अगर, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ सकती है, जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ सकती है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके एसएससी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहा हूँ, और आज उसी सिलसिले में फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर के। जी हाँ, 24वां प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, 27 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्जाम का सारा क्वेश्चन। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सहजता सरलता से इसको हल करने का प्रयास करें। और एक बात और, आप अगर इसके पहले का टोटल 23 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे सभी अवेलेबल है। आप उसका सबसे पहले प्रैक्टिस करें और फिर इसकी तरफ आगे बढ़ें, तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अब सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ शब्दों के नीचे रेखा को अंकित की गई। जी हाँ, क्या है? बहुत अधिक खर्चा करती है। अफसा, अफसा एक लड़की का नाम है, वह बहुत अधिक खर्चा करती है, इसको इन्होंने रेखा के अंदर में अंकित कर दिया। जी हाँ, तो बहुत अधिक खर्चा करती है, इसी वाक्यांश के लिए हम लोगों को क्या करना है? एक सार्थक शब्द ढूंढना है। किसमें से? जो दिए हुए 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाचाल है। वाचाल का मतलब क्या होता है? अधिक बोलने वाला। वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं। मित व्यय, मित मतलब क्या होता है? कम। व्यय मतलब खर्च, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कम खर्च करे, कम खर्चा करने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? बहुत अधिक खर्चा करने वाला, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, कंजूस, कंजूस भी नहीं होगा, क्योंकि कंजूस कभी बहुत अधिक खर्चा नहीं कर सकता। कंजूस का मतलब ही होता है कृपण, है ना? कृपण इसका मतलब होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? अपव्यय। अप मतलब क्या होता है? ज़्यादा। जी हाँ, ज़्यादा, अधिक। और व्यय मतलब खर्च करने वाला, तो ज़्यादा खर्च करने वाला। यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं और यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे कुछ एक वाक्य दे दिया गया है जो बहुत बड़ा वाक्य है, और इसमें से अपने को वाक्यांश में गलती ढूंढना है। जी हाँ, अशुद्धियाँ यहाँ पूछ रहा है। आप देखिए, क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, इसको पढ़ के देखिए। तो आइए हम फटाफट इसको पढ़ते हैं। बाल श्रम, बाल 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 श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं। यहाँ पे देखिए कि गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब, यह तो बिल्कुल सही है, यह सही है। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन, यह भी सही है। और समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं, यह भी सही सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों आंसर तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये तीनों हमारा आंसर? क्योंकि हमको यहाँ पे अशुद्धि, गलती वाला वाक्य पूछ रहा है, वाक्यांश पूछ रहा है, लेकिन ये सभी क्या है? जितने वाक्यांश है सब सही सही लिखे गए हैं। तो देखिए, कोई त्रुटि नहीं है। जी हाँ, यही हमारा आंसर होगा। जब इसमें कहीं कोई त्रुटि है ही नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई त्रुटि नहीं है। जी, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, फिर से रेखांकित भाग और फिर से सार्थक शब्द बताने के लिए बताया गया, पूछा गया। ठीक है, देखिए, चमगादड़ रात में घूमने वाले, रात में घूमने वाले के नीचे क्या किया? रेखांकित कर दिया गया। रात में चमगादड़ जो है रात में घूमने वाले जीवों में से एक है। जी हाँ, तो देखिए, रात में घूमने वाले, निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात, और चर मतलब विचरण करने वाली, करने वाला, विचरण करने वाला या
वाली। जी हाँ, तो निशाचर का मतलब ही होता है रात में विचरण करना, रात में घूमना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्थलचर का मतलब क्या होता है? स्थल पर रहने वाला। स्थल पर मतलब जमीन पर, स्थल पर रहने वाला। अब देखिए उभयचर, उभय मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों जगह, यानी कि पृथ्वी पर भी और जल में भी। आपने मेढक को देखा होगा, मेढक क्या होता है? पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो यह क्या हो गया? उभयचर हो गया। तो मेढक हमारा उभयचर में आता है। ठीक है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, चूँकि हमारा ऑलरेडी आंसर निकल चुका है। और देखिए नभचर, नभ का मतलब होता है जी आकाश, आकाश में विचरण करने वाला, रहने वाला, विचरण करने वाला। अब देखिए आकाश में विचरण कौन करता है? बादल करता है आकाश में विचरण, करता ही नहीं करता है? जहाज करता है, हवाई जहाज, हवाई जहाज आकाश में विचरण करता है ना, हवाई जहाज। ये सब क्या है? नभचर है। अब इस सवाल में आइए, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट करता है सही तरीके से। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ जी, जहर उगलना। जहर उगलना यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, इसी के सर्वश्रेष्ठ अर्थ को बताने वाले ऑप्शन का हमको चयन करना है जी। मरते मरते बचना जीना, ये तो ना हो पाएगा। जहर उगलने का मतलब मरते मरते दम, मरते मरते बचना, ये तो होगा नहीं। जहर उगलना, उल्टा जवाब देना, जीना, ये भी नहीं होगा। जहर उगलने का मतलब उल्टा जवाब देना नहीं होता है। अब देखिए पुरानी बातें याद करना, यह भी इसका आंसर नहीं होगा, पुरानी बातें याद करना। ठीक है, तो जहर उगलने का मतलब क्या होगा? कष्टदायक बातें कहना। जी हाँ, जो कष्टदायक हो, तो कष्टदायक बातें कहना ही इसका आंसर होगा, कष्टदायक बातें कहना। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो लिख सकते हैं कि रीता की चाची हमेशा रीता के साथ जहर उगलने वाली बात बोलती है, जहर उगलने वाली बात बोलती है ना। इस तरीके से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न पे, इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ, जो ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द हैं उसके तद्भव रूप का आपको सही चयन करना है। जी हाँ, कच्छप, कच्छप क्या है? यहाँ पे ये तत्सम दिया हुआ है। जी हाँ, तत्सम शब्द संस्कृत के बिल्कुल हूबहू शब्द, और तद्भव शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत के परिवर्तित शब्द है हिंदी में। तो देखिए कच्छप का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? कछुआ होगा जी, कछुआ, ये हमारा तद्भव हो गया। और इसका तत्सम क्या होता है? कच्छप होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। यह तीनों हमारा आंसर होगा नहीं। उल्लू तो समझते ही हैं, उल्लू एक पक्षी है। गेंद मतलब बॉल, खेलने वाला, है कि नहीं। और किवाड़ का मतलब क्या होता है? दरवाजा, पट होता है कि नहीं। ये सब क्या है? किवाड़ का अर्थ है। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा क्या होगा? कच्छप के लिए कछुआ हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस सवाल में फिर से वही सवाल है, इसको रिपीट किया गया है, यानी कि दूसरा सवाल उसी तरीके का पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। जी हाँ, फिर से एक बहुत बड़ा वाक्य दे दिया गया और यहाँ पे छोटे छोटे वाक्यांश दे दिए। इस वाक्यांश में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे अशुद्धि है, वही पहचान करिए। ठीक, कि रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को, ये भी सही लिखा हुआ है। और जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, यह भी सही लिखा हुआ है। मतलब रक्त संचार से पीड़ित रोगियों के जीवन की, यह सही है, यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा? जब सही है इसका मतलब है कि जो कोई त्रुटि नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर में क्या दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमको चयन करना है। पर्यायवाची शब्द देखिए, हमें हमेशा बदमाश, यही यहाँ पे ब्रैकेट में दिया, बदमाश प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, है ना। तो बदमाश
का अर्थ क्या होगा? बदमाश का अर्थ होगा दुर्जन। दुर्जन मतलब बदमाश होता है। खल का मतलब ही बदमाश होता है। और अगर हम पामर की बात करें जो यहाँ पे है, यह भी बदमाशी होता है। लेकिन देखो एक चीज़ और यहाँ पे है, यहाँ पे सवाल को अगर हम ठीक से पढ़ें तो क्या बोला है? नहीं है, नहीं है। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द नहीं। हमको पर्यायवाची शब्द नहीं ढूंढना, हमको क्या ढूंढना है? पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा उसको ढूंढना है। इसका मतलब होगा कि देखो यहाँ पे पामर है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, खल भी नहीं होगा और दुर्जन भी नहीं होगा। क्यों? चूँकि ये पूछ रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका? बदमाश का, वो हमें आंसर के रूप में चाहिए। तो क्या होगा? आँखों होगा हमारा सही आंसर। आँखों का मतलब होता है देवदार का वृक्ष। देवदार नाम का वृक्ष, देवदार का वृक्ष, पेड़। तो इस तरीके से चालाकी करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द तो यहाँ पे लिखा। अब हम फटाफट क्या करेंगे? पर्यायवाची देखेंगे और बदमाश का दुर्जन ला के चल देंगे। लेकिन 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 यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कहीं उसके आगे नहीं तो नहीं लगा दिया। तो यहाँ पे जिस तरीके से नहीं लगा के चालाकी की गई है तो आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सही रूप में स्पष्ट करता हो। व्यक्त नहीं करता हो नहीं दिया, यहाँ पे व्यक्त करता हो दिया है। ठीक है, देखिए अपना घर समझना। तो अपना घर समझना का मतलब क्या है? संकोच न करना। जी हाँ, अपना घर समझना मतलब संकोच न करना, ये हमारा सबसे सही आंसर होगा। देखिए कुछ काम न करना, यह तो होगा नहीं। अपना घर समझना, अपना घर समझेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि अपने घर में तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। सारा दिन सोते रहना, जी ना, अपने घर में क्या हमेशा सारा दिन सोते रहेगा? नहीं। कुछ भी कहना, हाँ, ये भी नहीं होगा। तो सबसे जो सटीक होगा अपना घर समझने का वो होगा संकोच न करना। यहाँ पे अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करें तो श्याम की माता ने राजू से कहा बेटा इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि संकोच बिल्कुल ना करो बेटा, यह अपना ही घर के समान है। देखिए अगले सवाल में कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, किसका? शहरी। जी हाँ, रेखा द्वारा अंकित किया गया है शहरी शब्द को। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो शहरी का मतलब क्या होता है? शहरी का मतलब होता है नगरी। जी हाँ, नगर वाला, नगर वाला। अब इसका चूंकि विलोम पूछ रहा है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जो नगर वाला होगा उसका क्या हो जाएगा उल्टा? उसका हो जाएगा ग्रामीण, मतलब गांव वाला। गांव वाला, जी हाँ, गांव। नगर का उल्टा क्या होगा? गांव ही तो होगा, तो ग्रामीण यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। गुंडा तो गुंडा ही है। हाँ, गंभीर भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन सबसे सही होगा, क्या होगा? शहरी का ग्रामीण हो जाएगा, चूँकि विलोम शब्द पूछ रहा है। गंभीर का मतलब क्या होता है? भारी होता है। गंभीर का मतलब विकट भी होता है। गंभीर का मतलब जटिल हो सकता है, गंभीर का मतलब गूढ़ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसको अर्थ को भी हमने समझ लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ, ब्रैकेट में, कोष्टक के अंदर में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प होना चाहिए। हाँ, हमको यहाँ पे तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तद्भव दिया होगा, तत्सम यानी कि संस्कृत का हुबहू शब्द पूछ रहा है, लेकिन तद्भव हिंदी वाला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो चलिए हम वाक्य को पढ़ लेते। क्या है? मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की क्या की? आरती की। जी हाँ, आरती की। आरती का जो तत्सम होगा क्या होगा पता है? आरात्रिका होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सबसे सटीक आंसर है। आच्यसारी नहीं होगा, आदित्यवार नहीं होगा और आमलक भी नहीं होगा। क्या होगा? आरती का होगा आरात्रिका। आरती का मतलब क्या होता है जानते हो? आरती का मतलब होता है कि अंधकार दूर करने वाला, अंधकार दूर करने वाला अनुष्ठान। अनुष्ठान बोल लो इसको, पूजा अर्चना बोल लो, पूजा या अर्चना बोल लो। यानी कि अंधकार को दूर करने के लिए क्या होता है? हम लोग भगवान या ईश्वर की क्या करते हैं? आरती करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संस्कृत के तत्सम में आरात्रिका। जी हाँ, इसका भी वही मतलब होता है, आरती ही इसका मतलब होता है। लेकिन क्या है? यह तत्सम शब्द है और यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। अब देखिए
आमलक मतलब क्या होता है? आमला मतलब होता है आंवला। अगर हम आदित्यवार की बात करें तो इसका मतलब होता है रविवार। जी हाँ, इसका मतलब रविवार होता है। आदित्यवार का मतलब रविवार होता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ, सही सही अर्थ देने वाले शब्द का हमको चयन करना है। किसकी? जिसकी चार भुजाएं हो। जी हाँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं। देखो जी, ये हो गया चतुर्भुज, चार भुजा वाला चतुर्भुज। चतुर्भुज ये होगा चतुर्भुज, ठीक है। और अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ये हो गया त्रिभुज, तीन भुजा वाला, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज है। शंकु कैसा होता है? शंकु इस तरीके का होता है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। और अगर वृत्त की बात करें, वृत्त तो गोल होता है कि नहीं? आप जानते हैं पहिया गोलाकार, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। चार भुजा वाला केवल ये होगा चतुर्भुज। देखो ना यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा। इसमें कितना है? एक दो तीन, है ना। शंकु का ये है और वृत्त इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। जी हाँ, राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। वापस लौट कर आया है। जी हाँ, इसको आप वापस भी तो लिख सकते थे, वापस भी तो आप इसको लिख सकते हैं। राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। यहाँ पे वापस लौट कर, यह मुझे सही नहीं लग रहा है। तो देखो पहले ही, यह तो सही है, यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। राम कुछ देर पहले, यह भी सही है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और आया है, यह भी सही तरीके से लिखा है, इसलिए हमको यह भी आंसर के रूप में नहीं चयन कर सकते। अब देखो वापस लौट कर, जी हाँ, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वापस लिखा हुआ है, वापस नहीं वापस होता है सही सही। जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है, वह ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सवाल की अगर बात करें तो रेखांकित शब्द विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का, ठीक है। दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, यानी कि दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है, ये देखिए यहाँ पे हाजिरी के नीचे इन्होंने हाजिरी को रेखांकित कर दिया। इसका मतलब है कि इस हाजिरी का ही हमको विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द चयन करना है जी। हाजिरी का मतलब क्या होता है? हाजिरी का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट होना हाजिरी का मतलब होता है प्रकटन। हाजिरी का मतलब होता है मौजूद होना, है कि नहीं? रहना, उपस्थित रहना, उपस्थित रहना, है कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पे विलोम शब्द की बात की जा रही है। प्रकटन मतलब प्रकट होना, हाजिरी का ये पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे मौजूदगी है, यह भी इसका पर्यायवाची शब्द है कि नहीं? वाजिब, वाजिब मतलब क्या होता है? उचित। वाजिब का मतलब होता है उचित, सही सही, सही सही। तो यह भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे गैर हाजिरी, गैर मतलब क्या? इसका मतलब होता है अनुपस्थित। गैर मौजूदगी, इसका मतलब है कि हाजिरी का हमारा जो सबसे सटीक विलोम होगा यहाँ पे गैर हाजिरी हो जाएगा। ये हमारा सबसे सही आंसर होगा। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई न कोई त्रुटि है। जी हाँ, गलती वाले पार्ट को खोज लीजिए। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। अरे भैया, भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। सम्मान तो अपने आप में ही एक गौरवान्वित सिचुएशन है। और ये भारी सम्मान क्या होता है? भारी मतलब क्या? बहुत बड़ा पत्थर वाला सम्मान हुआ, इतना भारी? ना ना ना, ये भारी सम्मान यहाँ पे, ये भारी जो है ना, यह गलत तरीके से प्रयोग किया गया। भारी यहाँ पे नहीं होगा। कल उनका बहुत सम्मान हुआ। जी हाँ, सीधा सीधा हो जाएगा कि कल उनका बहुत सम्मान हुआ। चूँकि यहाँ पे हमको त्रुटि वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भारी सम्मान ना होगा जी, भारी सम्मान। कल उनका बहुत, यह तो सही सही है, यह तो हमारा ऑप्शन होगा। पुरस्कार भी मिला, यह भी सही लिखा है और यह भी सही लिखा, इसलिए हमारा ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। यहाँ पे बोला है कि आप चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करिए। आप इस चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द के सही विकल्प। अब देखो यहाँ पे फिर से कलाकारी कर दिया। नहीं है जी, नहीं है, फिर से पूछ लिया नहीं है। पर्यायवाची सिर्फ यहाँ देख करके, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची देख करके तुम सही सही समानार्थी शब्द लगा करके चले आओ। जी नहीं, यहाँ पे नहीं है पूछ लिया, आपको इसी का ध्यान रखना है। ये बार बार चालाकी कर रहा है क्वेश्चंस देने में, ठीक है। तो देखिए, मेरे घर की खिड़की, यही ब्रैकेट के अंदर है, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती है।
मेरे घर की खिड़की से ठंडी हवा आती है। अब खिड़की के लिए बोलता है पर्यायवाची शब्द, जो नहीं है उसका चयन करिए। ठीक है, कि झरोखा का मतलब क्या होता है? खिड़की ही होता है। वातायन का मतलब भी खिड़की ही होता है ना। और गवाक्ष की बात करें तो इसका मतलब भी खिड़की ही होता है। इसका मतलब ये तीनों हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हमको उसका चयन करना है। इसका मतलब है कि ये जो दौंडी है, डोंडी, यही हमारा सबसे उचित शब्द होगा यहाँ। ठीक है, अब डोंडी का मतलब क्या होता है? डोंडी का मतलब होता है, यह एक प्रकार का बाजा है ना, जिसके द्वारा अनाउंसमेंट किया, जिसको बजा करके एक प्रकार का बाजा है जिसको बजाकर अनाउंसमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ लिए कि हमारा जो ऑप्शन डोंडी होगा वह इससे मैच नहीं कर रहा है। किसके पर्यायवाची से? चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पे 16 से 20, यानी कि यहाँ पे अब 5 सवाल हमारे गद्यांश बेस्ड दिए गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए गए हैं और आपको इसको पढ़ करके क्या करना है? इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं। लोक आस्था के खाली स्थान, छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के खाली स्थान हिस्सों में श्रद्धा और खाली स्थान के साथ मनाया जा रहा है। पटना में पर्व तीसरे दिन खाली स्थान, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का खाली स्थान उमड़ पड़ा। जी हाँ, अब इतना तो समझ में आ गया मोटा मोटी कि यहाँ पे छठ पर्व के बारे में बात कही गई है, जो कहाँ पे होता है? जनरली बिहार व दिल्ली सहित बहुत सारे हिस्सों में होता है। इसके सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए जो पहला जो ऑप्शन है वह क्या होगा? लोक आस्था के खाली स्थान, छठ बिहार व दिल्ली सहित। लोक आस्था के महाराज छठ बिहार व दिल्ली, ना ना ना, ये तो सही नहीं लग रहा है। लोक आस्था के महारानी, ना बाबा ना। लोक आस्था के महारानी छठ हो बिहार व दिल्ली, ये भी सही नहीं। और लोक आस्था के महाशय छठ बिहार दिल्ली, ना ना ना, यह भी ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन बच गया है डी। क्या लिखा है यहाँ पे? महापर्व। देखिए बैठा करके कि लोक आस्था के महापर्व। जी हाँ, छठ को महापर्व का नाम दिया गया है। पर्वों में बहुत बड़ा पर्व है यह, पर्वों का पर्व यानी कि महापर्व। ठीक है, तो लोक आस्था की अगर बात करें तो लोक आस्था के महापर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के, यहाँ पे खाली स्थान, देश के हिस्सों में श्रद्धा। देश के सेनापति हिस्सों, ना 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 ना, सेनापति हिस्सों हो सकता है क्या? ना होगा जी। देश के संकट हिस्सों में श्रद्धा, यह भी नहीं होगा। और देश के स्वदेश हिस्सों में श्रद्धा, और यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के अलग अलग, विभिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग, देश के विभिन्न हिस्सों की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है कि हिस्सों में श्रद्धा और खाली स्थान के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धा और किसके साथ? श्रद्धा और सहायता के साथ। सहायता के साथ कैसे मनाएगा? श्रद्धा और शोक के साथ। पर्व कहीं शोक के साथ, दुख के साथ मनाया जाता है? ना 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 ना, पर्व तो खुशी के साथ मनाया जाता है। और श्रद्धा और कंठ के साथ मनाया जा रहा है। कंठ के साथ कैसे मनाएगा भैया? ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे देखो जो बचा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उल्लास का मतलब क्या होता है बाबू? उल्लास का मतलब होता है खुशी, इसका मतलब होता है हर्ष। अब पटना में, अब अगला सवाल देखिए, पटना में पर्व तीसरे दिन खाली स्थान। पटना में पर्व जो है तीसरे दिन खाली स्थान, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था, खाली स्थान। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटना में पर्व तीसरे दिन खाली स्थान, सप्तमी सूर्य को, ना ना ना, सप्तमी सूर्य को तो ना होगा। अष्टमी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। द्वादशी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, ये सब तो बिल्कुल ना हो पाएगा, ये सब तो बिल्कुल ना हो पाएगा, क्योंकि सप्तमी अष्टमी द्वादशी से सूर्य को अर्घ्य देने का कोई लेना देना है नहीं। तो क्या होता है? पर्व के तीसरे दिन क्या होता है? अस्ताचलगामी। अस्ताचलगामी मतलब अस्ताचलगामी, यह हमारा जो है ना सबसे यहाँ पे सटीक ऑप्शन होगा। अस्ताचलगामी, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का। पर्व के तीसरे दिन क्या होता है? सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। अस्ताचलगामी मतलब क्या होता है?
अस्त होते हुए, अस्त हो अस्ताचलगामी मतलब अस्त होते हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अस्ताचलगामी। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का खाली स्थान क्या उमर पड़ा? मनोवृत्ति उमर पड़ा? नहीं उमर, मनोवृत्ति कैसे उमर पड़ेगा? कल परसों उमर पड़ा। सगे संबंधी उमर पड़े। आस्था का सगा संबंधी कैसा होगा जी? आस्था का सगा संबंधी नहीं हो पाएगा। तो आस्था का क्या उमर पड़ा? जन सैलाब उमर पड़ा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? जन सैलाब। जन मतलब लोगों का सैलाब, लोगों की भीड़ उमड़ करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर क्या आ गया? जन सैलाब उमड़ पड़ा। यह इसका सबसे सटीक ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि महापर्व छठ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। बहुत ही मनोरम गद्यांश दिया हुआ है, बहुत ही जीवंत गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके पूरे पाँचों के पाँचों सवाल हल कर लिए हैं। इसमें केवल आपको सावधानी से पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। पूरे 5 के 5 सवाल सही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कहीं इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो हम लोग फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।